वेलकम स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम खान लेमोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे लास्ट लेक्चर में और कई लेक्चर से जो है हम ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं। सिस्टम को पढ़ रहे हैं हम कई क्लासेस से, जिसके अंदर अभी तक हमने जो है वो ब्लड के संगठन के बारे में पढ़ा है कि ब्लड क्या होता है, क्या इसका संगठन है। उसके अलावा हमने जो है ब्लड के अंदर जो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि क्यों मनुष्य के अंदर जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। हमने जो है पूरा ABO सिस्टम जो है वो पढ़ लिया था। इसके अलावा ये जो ABO सिस्टम होता है, इसके अलावा भी मनुष्य के अंदर जो है वो एक और तंत्र पाया जाता है जिसे आरच तंत्र कहते हैं। जिस तरह से हमने ABO सिस्टम पढ़ा था ना, उसी तरह का एक और तंत्र होता है जिसे आरच तंत्र कहते हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आरच सिस्टम, और हम आरच सिस्टम के हिसाब से देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है वो आरच सिस्टम के हिसाब से कैसे डिसाइड होता है। तो जो है आरच एंटीजन जो था, आरच तंत्र वो डिपेंड करता है कि आरबीसी की सतह के ऊपर आरएच एंटीजन है या नहीं है। अगर उसकी सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, ये आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं RH पॉजिटिव। और अगर किसी की आरबीसी के ऊपर ये आरएच एंटीजन नहीं है तो वो कहलाता है RH नेगेटिव व्यक्ति। ये सिस्टम जो है, इस एंटीजन की खोज जो थी वो सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने जो है वो इस आरएच सिस्टम के बारे में बताया था। और उन्होंने जो है वो रीसस बंदर के अंदर इस सिस्टम की खोज की थी। रीसस बंदर के अंदर उन्होंने सबसे पहले देखा कि इसकी जो आरबीसी होती है उस पर जो है AB, इन एंटीजन्स के अलावा एक और एंटीजन भी है जिसे RH एंटीजन कहा गया। और ये देखा कि जो RH एंटीजन है ये कुछ में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है, ऐसा देखा गया। और मनुष्य में के अंदर भी यही चीज़ थी। तो अभी हम मनुष्य के अंदर आरएच तंत्र को देखेंगे। आरएच सिस्टम जो है, आरएच एंटीजन, उसको हम जो है आरएच एंटीजन को जो है वो हम आरएच कारक भी बोल देते हैं। कभी कभार बोलने में हम इसको आरएच कारक भी बोल देते हैं। अब देखा जाए भारत के अंदर, भारत की बात करें तो भारत के अंदर 93% जो जनता है, 93% जो लोग हैं उनके अंदर RH एंटीजन जो है वो उपस्थित रहता है। मतलब उनकी आरबीसी के ऊपर जो है वो ये एंटीजन पाया जाएगा। इस तरह का ये एंटीजन उपस्थित रहता है उनकी आरबीसी की सतह पर, और ये व्यक्ति कहलाते हैं RH पॉजिटिव व्यक्ति। ठीक है। और भारत के अंदर 3% व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये RH एंटीजन जो है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता उनके आरबीसी पे, और ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं RH नेगेटिव व्यक्ति। ये देखने पे हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर RH एंटीजन है, मतलब ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एंटीजन होता ही है उनके आरबीसी पे, और बहुत कम लोगों के, लगभग 3% लोगों के जो है आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन नहीं पाया जाता। ज़्यादातर लोगों के जो आरबीसी होती है उसके ऊपर ये एंटीजन पाया जाता है। अब बात करें प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी की, तो ये आरबीसी के स्तर पर ये एंटीजन है। और जो ब्लड की प्लाज्मा होती है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर, ये ब्लड है, ब्लड वाहिनी में ब्लड के अंदर उसकी आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन है, तो उसकी प्लाज्मा के अंदर जो है इस एंटीजन के विरुद्ध कोई भी जो है वो एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। कोई भी एंटीबॉडी
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी नहीं होती। इसके खिलाफ जो है वो कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से कोई प्रतिरक्षी नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी है ही नहीं, उसके अंदर तो ऑब्वियसली वैसे भी नहीं होनी। अब मान लो किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति के रक्त को RH नेगेटिव व्यक्ति के रक्त में दे दिया जाए, तो मतलब इसकी RH पॉजिटिव वाली जो आरबीसी इसके अंदर आएगी, और ये RH पॉजिटिव वाली आरबीसी जब इसके अंदर जाएगी तो इसकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है इसके खिलाफ जो है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगा। तब जो है इस व्यक्ति के अंदर इसके खिलाफ प्रतिरक्षी उत्पन्न होगी और वो इस RH जो ये एंटीजन है इसको नष्ट करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है इम्यून हो जाता है, उसका प्रतिरक्षीकरण हो जाता है, उसके अंदर प्रतिरक्षी निर्माण हुआ है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। क्योंकि जब RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड डाला इसमें, तो इसके ऊपर जो RH एंटीजन था उसके खिलाफ RH नेगेटिव वाले व्यक्ति में जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गई। अब जब आगे आने वाले टाइम में अगर इसे दोबारा कोई RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड दे तो ये उसको अस्वीकार कर देगा, ये प्रतिरक्षियाँ उसको जो RH एंटीजन आएगा उसके आरबीसी के ऊपर उसको नष्ट कर देगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो RH पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसके ब्लड को RH नेगेटिव व्यक्ति के ब्लड में नहीं दिया जा सकता। RH पॉजिटिव व्यक्ति के ब्लड को RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएगी और ये प्रतिरक्षी ये जो आने वाला ब्लड है इसके अंदर जो आरबीसी है उसको नष्ट कर देगी। ये कंपैटिबिलिटी है। तो हम लोग इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि किस तरह से जो ब्लड दिया जाता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में, तो हम क्या चेक करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ओ है, ए बी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है ये चेक करते हैं अपन। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला है तो बी को देता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को दे देता है क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए बी वाले को दे पाता है ना। लेकिन एक बात और इसमें हमने देखी कि इनको देखने के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा RH एंटीजन भी है या नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति है ए ब्लड ग्रुप वाला और उसकी आरबीसी पर RH फैक्टर है, वो भी है, RH एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। मतलब इसके आरबीसी पर जो है वो ए एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी, ए भी है और RH एंटीजन भी, दोनों एंटीजन है, तो इसी का ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो अब जब हम इस व्यक्ति के ब्लड को किसी को दे रहे हैं तो हमें देखना होगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा है, ABO में कैसा है और उस पर RH एंटीजन है या नहीं है। अगर आप इस ब्लड को हम देना चाहें, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वो RH नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर RH नहीं है, तो ये ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर तो RH एंटीजन है और इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है उसको देंगे तो ये जो एंटीजन है इसके खिलाफ इसके ब्लड में प्रतिरक्षी बन जाएंगे इसके RH एंटीजन के खिलाफ, तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है किसी को भी ब्लड लेना देना होता है तो पहले जो है ABO ब्लड ग्रुप के अलावा जो है RH ब्लड ग्रुपिंग को भी देख लिया जाता है। अब कोई ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसमें जो है वो RH एंटीजन भी है तो वो हो गया ए पॉजिटिव। अगर कोई ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और उसमें RH एंटीजन नहीं है तो वो हो गया ए नेगेटिव। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और उसमें RH एंटीजन है तो वो हो गया ओ पॉजिटिव। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और उसमें RH एंटीजन नहीं है तो वो हो गया ओ नेगेटिव। अब मान लो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता था, हम मान रहे थे ओ किसी को भी दे सकता है वो तो, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति में ब्लड दें जो नेगेटिव वाला है, उसके अंदर RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, इसमें RH एंटीजन नहीं था, इसमें तो पे ब्लड RH एंटीजन है तो ये ब्लड भी नहीं दे सकता। तो जो ओ नेगेटिव होता है उसे हम मानते हैं सार्वत्रिक दाता।
क्योंकि इसके अंदर इसकी आरबीसी पे पहले से वो वाला एंटीजन भी नहीं है, और इसके साथ साथ हम देखें तो इसकी आरबीसी पे जो है आरएच एंटीजन भी नहीं है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है। तो ये आराम से ट्रांसफ्यूजन हो सकता है किसी की भी ब्लड के अंदर हम देखें तो, ठीक है। अब ये आरएच एंटीजन जो है हमारे सिलेबस में एक कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम माता और शिशु के ब्लड के अंदर। माता और शिशु का ब्लड जो है वो किस तरह से इस आरएच एंटीजन को प्रेजेंट करता है उसको हम आपको अभी दिखाएंगे। अब हम देखें कि मान लिया कोई आरएच नेगेटिव माता है, मतलब माता के जो आरबीसी है उसके ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है। उस माता की जो प्रथम संतान है, जब प्रथम संतान उसकी गर्भावस्था में होती है, मान लिया कि वो प्रथम संतान उसकी आरएच पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है अगर उसका पिता आरएच पॉजिटिव, अगर उसका पिता आरएच पॉजिटिव हो तो ये सिचुएशन आ सकती है ना। तो क्या है कि अगर माता आरएच नेगेटिव है और उसकी पहली संतान आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि माता का जो ब्लड है, माता का ब्लड और इस शिशु का ब्लड जो है वो एक दूसरे की गर्भावस्था के दौरान एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दोनों अपरा द्वारा पृथक रहते हैं। अपरा जानते हैं ना, ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि माता और शिशु के बीच जो है वो अपरा पाई जाती है। उससे क्या, इन दोनों के ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। तो पहले तो ये इसका जो आरएच पॉजिटिव है वो माता के आरएच नेगेटिव को कोई प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब प्रसव वाले टाइम, जब ये इसकी झिल्लियाँ है, अपरा टूटता है, उस टाइम क्या होता है, इसके कुछ आरएच पॉजिटिव वाले कण जो है वो माता के ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। इसके आरएच पॉजिटिव वाली कुछ आरबीसी क्या माता के ब्लड में प्रवेश कर जाती है, और अब माता का जो रक्त है, माता के रक्त में इस आरएच पॉजिटिव एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षियां बनना स्टार्ट हो जाती है। मैंने बताया ना, कभी आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव में जाता है तो प्रतिरक्षी बनता है। तो ये जब इसमें जाएगा, प्रसव वाले टाइम थोड़ा सा टच हो गया माता के ब्लड से, तो ये इसके अंदर गया तो माता के ब्लड में प्रतिरक्षी बन गई। चलो अच्छा हुआ, इम्यूनाइजेशन हो गया उसका। अब क्या होगा, जब अगली संतान, दूसरी संतान वाले टाइम, अगर ये दूसरी संतान आरएच पॉजिटिव होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आरएच पॉजिटिव, इस पे भी आरएच एंटीजन है, और ये प्रतिरक्षियां जो है वो क्या करती है, अगर ये आरएच नेगेटिव संतान है आने वाली, आरएच नेगेटिव संतान है, मतलब इनकी आरबीसी पे आरएच जो ये रुधिर वो एंटीजन है वो नहीं होगा। तो अगर आरएच नेगेटिव संतान है तो ये प्रतिरक्षी उनको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि ये क्या करती है, आरएच एंटीजन को खत्म करती है। मतलब ये आरएच नेगेटिव संतान होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये अगली संतान आरएच पॉजिटिव है, मतलब आरबीसी के ऊपर इनमें आरएच एंटीजन आता है, तो पहले से जो बने हुए आरएच प्रतिरक्षी हैं माता के रुधिर में, ये प्रतिरक्षी इसकी आरबीसी को नष्ट करना शुरू कर देंगे। जो अगला शिशु है दूसरा, मान लिया उसमें जो है ब्लड ग्रुप उसका भी आरएच पॉजिटिव है, तो इस टाइम क्या होगी, जो ये बनी हुई प्रतिरक्षी है, ये प्रतिरक्षी इस आरएच एंटीजन को मारना स्टार्ट कर देगी, और ये आरएच एंटीजन तो आरबीसी की सतह पे, मतलब आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देगी। और इस तरह से होने की वजह से क्या होगा, उस शिशु के अंदर रुधिर की हो जाएगी कमी, रुधिर की कमी हो जाएगी, और शिशु के मरने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, रुधिर की जो है वो सारे के सारे जो है रक्ताणु आरबीसी है वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस स्थिति को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये जो सिचुएशन है, जिस प्रतिरक्षी की वजह से जो है वो इस आरएच पॉजिटिव एंटीजन का मरना, और ये जो फीटस मतलब जो छोटा सा शिशु है उसकी इरिथ्रोसाइट्स का जो है नष्ट होना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहलाता है। ये एक रोग है, और ये जो शिशु था जिसकी आरबीसी मर रही है उसे कहते हैं रीसस शिशु, रीसस शिशु कहा जाता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि इस तरह से तो जो दूसरी आरएच पॉजिटिव संतान है वो कभी पैदा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या करते हैं, इसको यही रोक देते हैं। कैसे कि जब प्रसव के टाइम ये आरएच पॉजिटिव वाला रक्त इस माता के आरएच नेगेटिव के संपर्क में आ रहा था ना, उसी टाइम क्या करते हैं, इससे पहले कि माता का ब्लड प्रतिरक्षी बनाए, अपन क्या करते हैं,
बाहर से प्रतिरक्षी डालकर इसको नष्ट कर देते हैं। माता बनाए उससे पहले हम ही बाहर से इतना 72 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि 72 घंटे लगेंगे माता को अपना वाला प्रतिरक्षी बनाने में। प्राकृतिक रूप से जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो तो जिंदगी में बनते ही रहेंगे। हम प्राकृतिक रूप से बनने से पहले क्या करेंगे, हम बाहर से प्रतिरक्षी इनके अंदर भेज देंगे। बाहर से भेजने से क्या होगा, आरएच पॉजिटिव एंटीजन जो है वो नष्ट, और माता जो कवलर जो प्रतिरक्षी नहीं बनाएगा, तो आने वाली जो अगली संतान चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिरक्षी नहीं है तो ये संतान जो है वो सुरक्षित रह जाती है। इस तरह से जो है वो आरएच एंटीजन और माता के बीच में जो है वो कंपैटिबिलिटी होती है, जो बहुत ज़रूरी है, तो देख लेना चाहिए, और किसी में रक्त आदान के टाइम ही देख लेना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।